पार्ट 10 ऑफ रूह यारम। ये तो वे समझ चुका था कि रूह खुद से ज्यादा उस पर एतबार करती है। रूह जब तक अपनी आंखों से उसे इस तरह का कोई काम करते ना देख ले, वो किसी दूसरे पर यकीन नहीं करेगी। और इस बात पर यारम पुरसुकून था, और ऊपर से सारिम भी हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुका था। विक्रम दादा छोटे बड़े सब गुंडों को अपने साथ मिला चुका था। डेविल को पल पल की खबर मिल रही थी। वह सोच रहा था कि दादा ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया। आखिर उसका क्या इरादा है? यारम की सोच के मुताबिक अब तक दादा कोई ना कोई कदम जरूर उठाना था। पर इसके जहन में क्या चल रहा है? वह डेविल को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। कहीं उसका इरादा रूह के साथ कुछ उल्टा सीधा करने का तो नहीं? दादा क्या सोचकर चुप है? कहीं रूह को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, या शायद कुछ और। मुझे रूह को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा यारम, हम ये घर क्यों छोड़ रहे हैं? उस घर में बहुत सारे लोग थे इस वक्त। उनका जरूरी सामान पैक कर रहे थे। बेबी, क्योंकि मैंने अपना घर ले लिया है और अब हमें इस फ्लैट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा घर इस घर से बड़ा है और बहुत आरामदायक है। तुम वहाँ आसानी से घूम फिर सकती हो। अब तुम्हें इस 2 कमरे के इस छोटे से फ्लैट में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यारम ने प्यार से समझाया। क्या सच में हमारा अपना घर इससे बड़ा है? रूह एक्साइटमेंट में बोली। तो पास खड़ा सार्फ मुस्कुराया। हाँ रूह, वे इतना बड़ा है कि हम दोनों आराम से बैडमिंटन खेल सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तुम्हारा ये कुत्ता बहुत एंजॉय करेगा। ये कुत्ता नहीं है, इसका नाम सोहन है, रूह ने मुंह बनाकर बताया। हाँ ना वो सोनू, मैं भी यही कह रहा था, गलती से मुंह से कुत्ता निकल गया। वे क्या है ना, नाम कोई भी रख लो, नस्ल तो नहीं बदलती। सार्फ अपनी बात को कवर करने के चक्कर में और उलझ गया। रूह ने घूर कर देखा, यानी वह उसे ये कहने की कोशिश कर रहा था, तुम चाहे जो भी नाम रख लो, ये कुत्ता है और कुत्ता ही रहेगा। मेरा मतलब है, दुनिया का सबसे प्यारा जानवर तो कुत्ता ही है, और सबसे प्यारे जानवर कुत्ते का सबसे प्यारा नाम सोनू, जो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की रूह ने रखा है। यारम पास खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। फिर उन दोनों के ऐसी ही बातों में लगे देखकर उसने खिजर को मुखातिब किया, जो जरूरी सामान पैक कर रहा था। लैला से बात हुई तुम्हारी? वह फिलहाल उस पर बहुत गुस्सा कर गया था, लेकिन यह भी सच था कि उस दिन उसने यारम की बहुत मदद की। रूह की हालत देखकर यारम बहुत परेशान हो गया था। उसे अपना होश भी नहीं रहा था। अगर ऐसे में लैला उसके पास ना होती तो शायद वे इस सिचुएशन को हैंडल ना कर सकता। उसकी तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, सो मैंने उसे आराम करने के लिए कहा है। और वो दूसरी लड़की मासूमा? यारम ने पूछा तो सार्फ के कान खड़े हो गए। मासूमा मैडम जरूरत से ज़्यादा मासूम है, लेकिन फिक्र मत करो, उसकी मासूमियत तो मैं निकालूंगा। फिलहाल तुम दादा वाला मसला हल करो, मासूमा को हम बाद में संभाल लेंगे। मासूमा का विक्रम से क्या ताल्लुक? सार्फ उनके पास खड़ा पूछ रहा था। हम यहाँ काम करने आए हैं, तुम्हारा मासूमा नामा सुनने के लिए नहीं। बेहतर होगा कि काम पर ध्यान दो। तुम्हारी चहेती आए नहीं, तुमने तो कॉल करके उसे यहाँ बुलाया था। खिजर ने बात बदलना चाहिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सार्फ बस इतना बोलकर फिर से रूह के कुत्ते के साथ खेलने लगा। रूह, तुम्हें ख्वाब आते हैं? उसने पास खड़ी रूह से पूछा। यारम और खिजर ने हमेशा की तरह उसकी बेफजूल बात पर गर्दन नफी में हिलाई। इसका कुछ नहीं हो सकता, खिजर बोला। ख्वाब तो सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं। कभी कभी तो बहुत डरावने ख्वाब आते हैं। रूह ने हाथों से डराना चाहा तो यारम बेइख्तियार मुस्कुराया। तुमने ख्वाब में कभी मुझे देखा है? मेरा मतलब है इतना हैंडसम। सार्फ की बात मुकम्मल होने से पहले रूह बोल पड़ी। नहीं, डरावने ख्वाब आते हैं, अब इतने भी डरावने नहीं आते। इससे पहले कि सार्फ उसकी बात समझता, यारम और खिजर का बेसाख्ता कह कहा बुलंद हुआ। उसने उनकी तरफ देखा और फिर रूह को ढूंढना चाहा, लेकिन अब वहाँ कोई ना था। फिर वो खुद भी मुस्कुरा दिया। मेरी बहन भी मेरी तरह है। हाजिर जवाब ड्राउनी। सारिफ की बात खत्म होने से पहले खिजर बोला, ओए मेरी बीवी बहुत क्यूट है। रूह की तारीफ यारम बर्दाश्त ना कर पाया। वो तीनों मुस्कुराए और अपने काम पर लग गए। अगर वो सब कुछ सुन चुका है तो अभी तक उसने तुम्हारे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? सारिम इस वक्त मासूमा से बात कर रहा था। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर डेविल को खिजर ने सब कुछ बता दिया होता तो अब तक तो वो मुझे गोली मार चुका होता। मासूमा वाकई ही बहुत डरी हुई थी।
तुम घबराओ नहीं, मैं खुद उससे बात करूंगा। बस इतना पता चल जाए कि खिजर को कितना पता चल चुका है। तुम सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा देना कि मैं ज़बरदस्ती तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। सारिम ने परेशानी से कहा। नहीं सारिम, मैं अपने लिए तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। मासूमा परेशान थी। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूँगा। बस एक बार मैं इस लड़की को सब कुछ बता दूँ। याराम कैसे किसी की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद कर सकता है। उसने इस लड़की को अपनी बीवी बना के रखा है, उसे कुछ बताया तक नहीं है, इसलिए मैंने उसकी बीवी को टारगेट किया है। मुझे लग रहा है कि याराम उसकी बात ज़रूर सुनेगा। अगर वो सच में उससे प्यार करता है तो उसकी बात वो ज़रूर सुनेगा, सारिम ने कहा। लेकिन सारिम, अगर रूह को सब कुछ पता चल गया तो क्या वे यकीन कर पाएगी? बेचारी को डेविल के साथ रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वो उन्हें छोड़कर चली जाएगी, या शायद डेविल से रूह को मार ना दे। मासूमा ने परेशानी से कहा। अगर वो उससे सच्चा प्यार करता है तो उसे मारेगा नहीं, और ना ही वो किसी बेगुनाह को मारता है। और मुझे यकीन है कि रूह यारम को मजबूर कर देगी सरेंडर करने पर। और अगर एक बार यारम हमारे हाथ लग गया, दुनिया में माफिया राज का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इस वक्त माफिया का सबसे बड़ा डॉन डेविल है। मुझे माफिया वर्ल्ड ख़त्म करना है, मुझे ये गंदगी ख़त्म करनी है। मासूमा प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, और मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे बाबा के कातिलों को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। यह मेरा वादा है तुमसे। अब परेशान मत हो और आराम करो। सारिम का फ़ोन बंद होने के बाद भी ना जाने कितनी देर वो सोचती रही कि वो क्या सही कर रही है। जब रूह को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगी? रूह की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। याराम और वो इस वक्त अपने नए घर में थे, जो दूसरे घर से काफ़ी बड़ा और हवादार था। कैसा लगा? याराम ने रूह के पास आकर पूछा, जबकि साफ और खिजर उनका सामान अंदर लेके आ रहे थे। बहुत अच्छा है, रूह ने खुश होकर कहा। याराम, मुझे एक बात बताए, आपने तो कहा था कि वो फ्लैट भी आपका अपना है, तो आप इस वक्त फ्लैट का क्या करेंगे? हम तो यहाँ आ गए हैं, रूह ने उसे देखते हुए कहा। वहाँ असलहा हथियार स्टोर होगा। उसकी बात का यारम ने तो कोई जवाब ना दिया, लेकिन साफ खिजर के कान के करीब बोला था। खिजर बेइख्तियार मुस्कुराया। आइडिया बुरा नहीं है, खिजर ने आंख दबाकर कहा, जबकि सोनू साहब अब यारम के पैर के साथ चिपक रहे थे, जिसकी वजह से यारम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। रूह, इसे पीछे करो वरना मैं इसे किक मार दूंगा, यारम ने सख्ती से उसकी तरफ देखते हुए कहा। उफ, कितने बेरहम इंसान हैं आप, एक छोटे से जानवर को ऐसा कहते हैं। रूह, इसे जानवर मत बोलो, ये तुम्हारा सोनू है, सार्फ ने दुहाई दी और भागकर बाहर और सामान लाने लगा, जबकि रूह ने पीछे से उसकी पीठ को घूरा था। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। आज जब डेविल अपने काम पर जाएगा, हम उस लड़की को उठा लेंगे और फिर हम उससे अपने काम निकलवाएंगे। उसे लगता है कि घर चेंज करके वो लड़की को हमसे बचा लेगा, लेकिन ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है और कुछ नहीं। हम उस पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। वो कब क्या करता है सब कुछ हमारे इल्म में है। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन डेविल ने वो सबूत जो मेरे आदमी के खिलाफ अपने पास रखा था, वो आगे पहुंचा दिया है। कल इंडियन गवर्नमेंट उसे सेंट्रल जेल शिफ्ट कर देगी। मुझे किसी भी हाल में वो सबूत वापस चाहिए, और वो लड़की भी जिसकी वजह से उसने मेरा गिरबान पकड़ने की हिम्मत की है। दादा ने अपने सामने बैठे गुंडों को देखते हुए कहा, जो किसी न किसी वजह से यारम के दुश्मन बने हुए थे, और अब उससे बदला लेने के लिए दादा का साथ देने सबसे आगे पहुंचे थे। रात के 12 बजने में अभी तकरीबन 10 मिनट बाकी थे। यारम न जाने बाहर क्या कर रहा था। आज शार्फ और खीजर भी अपने अपने घर नहीं गए थे, और अब उसे बाहर भी नहीं आने दे रहे थे, और सोने के लिए भी मना कर रखा था। जरा सा झांक कर देख लेती हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो सोचते हुए उठी, लेकिन यारम की सख्त धमकी याद आ गई। अगर तुमने जरा सी भी चीटिंग की तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। यह सोचते हुए वे दोबारा बैठ गई। यारम से पंगा लेना उसे हमेशा ही भारी पड़ता था। आखिर ये लोग बाहर क्या कर रहे हैं? अब नींद की देवी उस पर मेहरबान हो रही थी, लेकिन यारम के ऑर्डर के मुताबिक वो अपने आप को जबरदस्ती जगाए हुए थी। इस घर में अगर उसे सबसे ज़्यादा खुशी अपने सोनू का छोटा सा कमरा देखकर हुई थी, जो कि कुत्ते को मद्देनज़र रखकर बनवाया गया था, जिसका मतलब था कि यारम ने भी उसके सोनू को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया है। लेकिन अब मसला ये था कि आखिर वो लोग बाहर क्या कर रहे हैं।
आज इस घर में उनकी पहली रात थी। रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी और रूह को यहाँ उबाल उठ रहे थे कि आखिर ये लोग बाहर कर क्या रहे हैं। सब कुछ रेडी है ना, किसी चीज की कमी तो नहीं। यारम ने सब कुछ अपने हाथ से किया था, लेकिन वो अब भी बार बार खिजर और शार्क से पूछ रहा था। अरे सब कुछ ठीक है, तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं, फिक्र मत करो। शादी के बाद रूह का पहला बर्थडे है, इसका बेस्ट बर्थडे होगा, खिजर ने मुस्कुराते हुए कहा। यही तो मैं चाहता हूँ कि उसका ये बर्थडे बेस्ट हो, और इससे भी बेस्ट होगी कल की शाम। मैं इसका ये बर्थडे इसकी ज़िंदगी का बेस्ट बर्थडे बना दूंगा। पूरे 12 बजने वाले हैं। पहले मैं जाकर उसे विश करूंगा, फिर यहाँ लेकर आऊंगा। तुम दोनों तैयार रहना। भौं भौं, सोनू ने बोलकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। हाँ हाँ तुम भी, यारम ने सोनू को देखकर कहा और फिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। थक हार के अब वो सोने वाली थी। वह मजबूर होकर बेड पर लेट गई जब आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खुला। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। यारम हाथ में केक उठाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ रहा था और रूह हैरान और परेशान नजरों से उसे अपनी तरफ आता देख रही थी। हैप्पी बर्थडे बेबी। वो उसके पास आकर उसके साथ बैठा और झुककर उसके गाल का बोसा लिया और छुरी उसके हाथ में पकड़ाने लगा, जबकि वो अभी तक शौक की कैफियत में उसकी तरफ देख रही थी। कैंडल बुझाओ, याराम ने उसे अपनी तरफ देखते हुए कहा और उसके पीछे आकर बेड पर बैठ गया और उसके हाथ में छुरी को सीधा करके केक पर चलाने लगा। वैसे बाहर वो दोनों भी इंतजार कर रहे हैं तुम्हें विश करने के लिए, लेकिन ये मोमेंट मेरा है। सबसे पहले तुम्हें मैं विश करूंगा, बाद में जो चाहे करे। अब मुझे घूरना बंद करो और जल्दी से केक काटो। बाहर खिजर और सार्फ के साथ तुम्हारा सोनू भी इंतजार कर रहा है तुम्हें विश करने के लिए। यारम ने मुस्कुराते हुए कहा। यारम ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, जबकि रूह के आंसू देखकर वो ठिठकाता। रूह, मेरी जान क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा था, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी सब कुछ मना कर देता हूँ। वो उसके आंसू हाथ से साफ करते हुए बोला। यारम, आज तक किसी ने मेरे लिए ये नहीं किया। मैं तो सबके लिए एक फालतू चीज थी। सब मुझसे नफरत करते थे। क्या मैं नफरत के काबिल थी? वो सिसक सिसक कर बोली। तुम किस काबिल हो यह तुम मुझसे पूछो। मुझ जैसे पत्थर दिल को मोहब्बत करना सिखा दी तुमने। आज तक किसी ने तुम्हारे लिए ये इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मेरा हक था। अपने दिमाग से हर गलत सोच निकाल दो रूह। मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों के बारे में सोचो, और खबरदार जो इस खूबसूरत दिन पर एक आंसू भी बहाया। मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे ये आंसू भी बहुत पसंद है, लेकिन आज के दिन इन्हें मत बहाओ। मैं आज अपने रब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने इस दिन मुझे मेरी जिंदगी दी है। अब जल्दी से बताओ तुम्हें क्या पसंद है। आज मैं वो हर काम करूँगा जो तुम्हारी खुशी का बाइस कारण बने। अब मुझे घूरना बंद करो, अपनी आंखें साफ करो और केक काटो और बताना शुरू करो। उसे अपने साथ लगाए केक काटते हुए वो पूछ रहा था। केक काटकर एक पीस उसके मुंह में डालना चाहा, जब उससे पहले रूह ने वो केक पीस उसकी तरफ किया। यारम ने मुस्कुराते हुए पीस मुंह में लिया और फिर वही हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अब बताओ क्या पसंद है तुम्हें? तुम्हारे इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए आज मैं तुम्हारी पसंद की हर चीज करूंगा। उसने प्यार से उसे अपने साथ लगाते हुए कहा तो रूह सोचने लगी। आज सब कुछ बता दो। उसे इस तरह से सोचते देखकर यारम की दिलचस्पी मजीद बढ़ी। मुझे छोटे छोटे पौधे, सफ़ेद रंग, नए घर, सुबह का वक्त, आबाद जजीरे, बाहर का मौसम, मीठी चाय, नए गीत, सुनहरी धूप, हया और महफिल पसंद है। और आपको? रूह को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है। फिर रुक कर उससे पूछने लगी, मुझे पुराने दरख्त, काला रंग, पुरानी हवेलियाँ, शाम का वक्त, वीरान जजीरे, खिजा का मौसम, कड़क चाय, पुराने गीत, बारिश, खामोशी और तन्हाई पसंद है। लेकिन इन सब से ज्यादा तुम पसंद हो, इसलिए आज से तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। उसके चेहरे पर उदासी देखकर यारम ने जिससे बात खत्म की थी, आज पहली बार रूह को ऐसा लगा जैसे वो मशरिक पूर्व है और यारम मगरिब पश्चिम। चलो बाहर, तुम्हारे दोनों भाई इंतजार कर रहे हैं। यारम ने उसे अपने साथ हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा। रूह मुस्कुराते हुए उसके साथ बाहर आई। बाहर खिजर, शार्क और सोनू खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उनके सर पर लंबी कागज की टोपियां थी जिन पर हैप्पी बर्थडे के साथ एक एक इमोजी बना हुआ था। यह वाकई उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था।
जिस में उसे सब अजीज उसके साथ थे। उसे याद भी नहीं था कि इस दिन कभी किसी ने उसे विश किया हो, लेकिन इन सबको उसके बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? उसने सबकी मौजूदगी में केक काटा और सबको खिलाया। रूह बताओ, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? खिजड़ ने पूछा। जिससे आप जैसा भाई मिल जाए, उसे किसी गिफ्ट की जरूरत है भला? रूह ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र है बचत हो गई, मुझे तो लगा था ये लड़की लूट लेगी मुझे, सार्फ बोला। जिस पर यारम और खिजर दोनों मुस्कुराए। ओ हेलो, आपको नहीं कहा, खिजर भाई को कहा है। आप तो कल मुझे शॉपिंग करवाएंगे। रूह ने फैसला सुनाकर उसकी सारी खुशफहमी दूर कर दी, जिस पर सार्फ का मुंह बन गया। फिर तो मेरा भी हक बनता है अपनी बहन को कुछ ना कुछ देने का। खिजर बोला। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ रूह? खिजर ने इसरार किया। क्या कहूँ खिजर भाई, सच कहूँ तो मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। आज तो मेरे पास आपसे मांगने के लिए कुछ नहीं है। मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है, आज नहीं है, लेकिन कभी तो होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम मुझसे जिंदगी में जो कुछ मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम्हारा भाई अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। खीजड़ ने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे भाई का मान बख्शा। लेकिन मुझे एक बात बताए, आप सबको मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? रूह ने कब से दिमाग में आता सवाल आखिर पूछ लिया। अरे ये छोटी छोटी बातें तो हम पता लगा ही लेते हैं, सार्फ अलग ही अंदाज से बोला। रूह, जिस दिन तुम्हारा असली आईडी कार्ड बनना था उस दिन पता चला था। खिजड़ ने दांत दिखाते हुए सार्फ की तरफ देख कर कहा। सार्फ की देह की तरफ देख कर बताया, जबकि सार्फ ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। यारम आज सारा दिन उसके साथ था, हर मुमकिन तरीके से उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा था। आज उसने बहुत टाइम तक फातिमा बीबी से बात की थी और यारम ने कुछ नहीं कहा था, जबकि वो फ़ोन नंबर वाली फाइल यारम अपने ऑफिस ले गया था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से बात नहीं कर पाई थी। आज यारम ने उसे सोनू के साथ खेलने से भी नहीं रोका था। वो बाहर सोनू के साथ खेल रही थी, जब यारम अंदर उसके लिए कुछ बना रहा था। यह घर काफ़ी बड़ा था, जिसका एक कमरा बंद था। यारम, इस कमरे में कौन है? उसने बंद कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हारी सौतन मिलेगी, यारम ने शरारती अंदाज में बोला। मिलूंगी नहीं, सर से पकड़कर घर से बाहर निकालूंगी, रूह नाक फुलाकर बोली। हाय मेरी मासूम बीवी की मासूम धमकियाँ। वो उसका गाल चूमते हुए वापस किचन की तरफ चला गया, जहाँ वो उसके लिए कुछ स्पेशल बना रहा था। बेबी, तुम दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो, मैं कुछ सामान लेकर 10 मिनट में वापस आऊँगा। फिर आज की ये शाम मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनाऊँगा और रात तुम मेरी स्पेशल बना देना। वो उसकी तरफ झुककर दोमैनी अंदाज में बोला। यारम, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, वो बड़बड़ाती उसके पीछे दरवाज़ा बंद करने आई, जबकि यारम अपने डिंपल की नुमाइश करता आगे बढ़ गया। अपने कहे के मुताबिक 10 मिनट के बाद वो घर पर था। घर का दरवाज़ा पूरा खुला था। यारम को कुछ गड़बड़ का एहसास होते ही वो तेजी से घर के अंदर आया। सोनू जमीन पर जख्मी हालत में पड़ा था, जबकि रूह कहीं नहीं थी। उसको जो डर था वही हुआ। दादा ने उसे नहीं बल्कि रूह को अपना निशाना बनाया था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने आप को संभाला और जल्दी से खिजुर को फ़ोन किया और उसे सब बताया। ये तुमने ठीक नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की है। तुमने डेविल की कमजोरी पर हाथ डालने की कोशिश की। काश इससे पहले तुम अपना अंजाम सोच लेते। तुम्हें इतना तो पता होगा, डेविल दूसरों की इज्जत पर हाथ डालने वालों को कभी माफ नहीं करता, और तुम्हारी निगाहों ने डेविल की इज्जत की तरफ देखने की गुस्ताखी की है। पहला बार तुमने किया है तो जख्म सहने को भी तैयार रहो। खिजर और शार्फ उसके घर पहुंच चुके थे। तुम लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट। मुझे मेरी रूह चाहिए। वो कहाँ थी वो खुद भी नहीं जानती थी। बस एक अंधेरा सा कमरा था और अंधेरे से वे बचपन से ही डरती थी। वो लोग कौन थे और क्यों उन्होंने उसे थप्पड़ मारे? और सोनू, कितनी बेरहमी से उन लोगों ने सोनू पर हथियार से वार किया। वो बेचारा तो बस अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि यारम ठीक कहता था। सोनू जिस नस्ल का कुत्ता था वो वाकई बहुत खतरनाक और चालाक था। या अल्लाह, मेरा सोनू ठीक हो। उसने बेख्तियार दुआ मांगी। वो इस वक्त एक अंधेरे कमरे में बंद थी। वो लोग उसे यहाँ क्यों लाए थे? यकीनन यारम के दुश्मन थे जो उसे फंसाना चाहते थे। क्या यारम को पता चल गया होगा कि वो लोग मुझे यहाँ ले आए हैं? या अल्लाह, मेरी इज्जत के मुहाफिज आप हो, प्लीज़ मेरे यारम को यहाँ भेज दे।
वह सिसकते हुए दुआ मांग रही थी। वो तीनों तेजी से विक्रम के अड्डे में आए थे, जहां वो सब छोटे बड़े गुंडों को अपने साथ मिलाए खड़ा था। उसे देखते ही यारम का खून खौल उठा। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि उसका गिरेबान पकड़ता, गुंडों ने उसे पकड़ना चाहा, जबकि यारम बेकाबू होता विक्रम की तरफ बढ़ रहा था। गुंडों ने शार्फ और खिजर की तलाशी ली और हथियार बरामद कर लिए। रूह कहाँ है? यारम चिल्लाया, और इतनी जोर से चिल्लाया कि कमरे में बंद रूह को बासानी उसकी आवाज़ सुनाई दी। रूह के अंदर किसी ने नई जिंदगी फूंक दी। वो दौड़कर दरवाजे की तरफ लपकी, जबकि पैर में मौजूद बेड़ियों ने उसे मजीद आगे कदम ना बढ़ने दिया। वो चाहकर भी दरवाजे तक ना पहुंच पाई। वो अंदर से चिल्लाने लगी, लेकिन शायद इस गैराज से आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। तभी तो यारम को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, जबकि बाहर से वो यारम की आवाज़ कुछ हद तक सुन पा रही थी। उसे यकीन था यारम उसे बचा लेगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। रूह खुदा का शुक्र अदा करती यारम का इंतजार करने लगी। मैंने पूछा, रूह कहाँ है? वो फिर से चिल्लाया था, पता है क्या डेविल, मैं तुम्हें बचपन से कुछ ना कुछ सिखाता रहा हूँ, अब भी सिखाऊंगा। अपनी कमजोरी को कभी अपने दुश्मन पर जाहिर ना होने दो। अपनी कमजोरी को अपने दुश्मन से छुपा के रखो। लेकिन यहाँ पर तुमने गलती कर दी, और एक अच्छा उस्ताद होने के नाते मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का मौका देता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, उस लड़की को मेरे हवाले कर दो, और एक बार फिर से दोस्ती का हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ। माफ़ी मांग लो मुझसे, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। आखिर बाप हूँ तुम्हारा। विक्रम ठहर ठहर कर बोला। मेरी रूह कहाँ है? यारम ने फिर से पूछा। मैंने कहा माफ़ी मांग लो मुझसे और भूल जाओ उस लड़की को। विक्रम दहाड़ा। कमरे के अंदर आती कुछ आवाज़ सुनती रूह उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। वो अब तक ये भी नहीं समझी थी कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो लोग रूह के लिए यारम से कोई मुतालबा डिमांड कर रहे हैं? कभी आवाज़ तेज हो जाती तो कभी आहिस्ता। वो उनकी मुकम्मल बात तक नहीं सुन पा रही थी। जल्दी फैसला करो डेविल, जिंदा रहकर मुझसे वापस दोस्ती करना चाहोगी, या मैं तुम्हें मारकर मिसाल कायम करूं? जैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे बीवी को किडनैप हुए अभी 10 मिनट नहीं हुए और तू मेरे सर पे आ पहुंचा है। रूह कहाँ है विक्रम? वो उसकी बात काट कर एक बार फिर से चिल्लाया था। डेविल, भूलो मत, ये मेरा एरिया है, और मैं तुम्हें एक सेकंड के अंदर मौत के घाट उतार सकता हूँ। और इसके बाद मैं तुम्हारी बीवी के साथ, इससे पहले कि विक्रम अपनी बात मुकम्मल करता, यारम ने अपनी आस्तीन से एक छोटा सा चाकू निकालकर उसकी तरफ फेंका, जो उसके गले के बीचों बीच अटका था। अगले ही लम्हे विक्रम जमीन पर गिरा था। गुंडों ने दादा की तरफ बढ़ने की कोशिश की और साथ ही फायरिंग स्टार्ट कर दी। इससे पहले कि वो लोग विक्रम तक पहुंचते, यारम तेजी से उसके पीछे आया और उसकी गर्दन पर अटके चाकू पर अपना हाथ मजीद दबाया था। वो दर्द से बिलबिला उठा। क्या करेगा तू मेरी रूह के साथ? क्या करेगा मैं तू मेरे दोस्तों के साथ? बोल साले। कमजोरी कमजोरी बोल रहा था ना तू? तो सुन ले। हाँ, वे लड़की मेरी कमजोरी है, और कमजोरी से कहीं ज्यादा वे लड़की मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है, मेरी जान है। मेरी जान है वे। तूने मेरी जान लेने की कोशिश की। उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाता हुआ बोला। रूह कहाँ है? खिजर ने एक गुंडे को दबोचते हुए पूछा। वे सामने वाले कमरे में है, वे अपना आप छुड़ाते हुए बोला। थैंक यू ठाए। साथ ही खिजर ने उसके सीने के बीचों बीच गोली चला दी। अच्छा आदमी था, खिजर ने अफसोस से कहा। अबे था, नहीं है। सार्फ ने उसका ध्यान जमीन पर पड़े आदमी की तरफ दिलाया। ठाए ठाए खिजर ने एक बार फिर से गन लोड की और उसे 2 गोलियां और मार डाली। अब तो था ना? उसने सार्फ से कन्फर्म करना चाहा। सार्फ ने एक नज़र जमीन पर पड़े आदमी पर डाली और फिर एहसान करने वाले अंदाज में बोला, हम। और साथ ही फुर्ती से सामने खड़े इन आदमी को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। एक एक कर सारे ही गुंडे अब जमीन पर पड़े थे। कुछ डेविल से अपने किए की माफी मांग रहे थे, तो कुछ खूंखार नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। सार्फ, दादा हमारे मेहमान हैं, हमें उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। इन्हें मेहमान बनाकर हमारे कैद खाने में शान शौकत से रखो, यारम ने सार्फ को मुखातिब करते हुए कहा। बेफिक्र रहो डेविल, दादा की खिदमत में कोई कमी नहीं होगी। सार्फ बोला, मैं रूह को निकालता हूँ। खिजर सोचते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ा। सार्फ, तुम दादा को संभालो और यहाँ से निकलो। यारम ने एक झटके से दादा को उसकी तरफ किया, जो अभी तक दर्द से बिलबिला रहा था। खून से पूरी कमीज लाल हो चुकी थी।
चलिए दादा, आपकी खिदमत करते हैं। सार्फ ने उसके दोनों हाथ बांधे और आगे की तरफ धकेल दिया, जबकि यारम ने अपने कंधे के जख्म से कमीज अलग की। जख्म इतना गहरा था कि उसे फौरन फर्स्ट एड की ज़रूरत थी, लेकिन इस वक्त उसे रूह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं था। वो खिजर के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ा, जब पीछे से किसी ने अपने शिकंजे में जकड़ा। खिजर तेजी से दरवाजा खोलकर उसकी तरफ आया। कमरे में रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गई। खिजर तेजी से उसके करीब आया और उसके पास बैठा। तुम ठीक हो रूह? खिजर उसके करीब बैठकर पूछने लगा। भाई, अपने करीब अपना देखकर वो सिसक उठी। वो अपने अपनों के पास पहुंच चुकी थी। रूह बेइख्तियार उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ नहीं हुआ मेरी गुड़िया, सब कुछ ठीक है। हम आ गए हैं ना, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो उसे अपने साथ प्यार से लगाए बहलाने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि वो उसे अपने साथ उठाता, नज़र उसके पैरों पर पड़ी। रूह, तुम्हें कितना बड़ा जख्म आया है, चाबी कहाँ है इसकी? उसने बेड़ियों को खींचने की कोशिश की। दर्द हो रहा है, सू सू करते बोलती खिजर को इतनी क्यूट लगी कि वो बमुश्किल अपनी हंसी दबाकर उठा। मैं चाबी ढूंढ कर लाता हूँ, जल्दी आइएगा भाई। रूह ने उसे जाते देखकर कहा। बस गुड़िया, अभी आया, बस 2 मिनट में चाबी ढूंढ कर लाता हूँ। 19 साल बाद उसने किसी को गुड़िया कहकर पुकारा था। बाहर निकलकर आगे पीछे हर तरफ चाबी ढूंढने लगा। रूह खिजर का इंतजार कर रही थी। वो अब अपने आप को संभालती बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई। बेड़िया घसीटती दरवाजे के करीब आने की कोशिश करने लगी, लेकिन यहाँ पर उसने जो मंजर देखा था, उसने रूह का भरोसा नहीं बल्कि रूह को तोड़ कर रख दिया। बिल्कुल सामने उसका यारम किसी को गोलियों से छलनी कर चुका था। हाँ, वो यारम ही था, उसका यारम। रूह बेयकीनी से सामने यारम को देख रही थी। शायद वो भी उसे देख चुका था। वो तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। रूह की सांस रुकने लगी। यारम उसके बेहद करीब आ चुका था। वो तेजी से उसके करीब आया। रूह, तुम ठीक हो? वो उसके करीब खड़ा उससे पूछ रहा था, जबकि वो उसके चेहरे में अपने यारम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। कौन था ये शख्स? उसका यारम तो नहीं था, ये तो कोई और था। वो जरूर कोई बुरा ख्वाब देख रही थी। उसका यारम ऐसा तो नहीं था। वो तो कोई और हैवान था जिसके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो बेदर्दी से लोगों की जान ले रहा था। वो उसका यारम नहीं था। यारम, रूह को चोट लगी है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है। खिजर चाबी लेकर आया। डेविल को बहुत चोट लगी है, पैर बुरी तरह से जख्मी है। यारम के कंधे से खून निकल रहा था, जबकि खिजर के हाथ से भी पानी की तरह खून बह रहा था। लेकिन शायद वो लोग दर्द नामी चीज़ से नावाकिफ थे। सारिम का एक एक लफ्ज सच था, उसका एक एक हर्फ सच साबित हुआ था। यारम इंसान नहीं बल्कि हैवान है, डेविल शैतानों का बादशाह। खिजर ने चाबी की मदद से बेड़िया खोल दी। जख्म बहुत गहरा नहीं था, लेकिन यारम बहुत एहतियात से उसका पैर देख रहा था। रूह, हम सबसे पहले हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाएंगे। तुम्हें बहुत चोट लगी है, उसने रूह को मुखातिब करते हुए कहा। वो कब से उसके चेहरे पर देखने से गुरेज कर रहा था, क्योंकि यारम ने उसके चेहरे पर अपने लिए बेयकीनी देखी थी। उसके चेहरे की बेएतबारी देखकर उसको दोबारा देखने की यारम अपने अंदर हिम्मत पैदा नहीं कर पाया। यारम को कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा था, लेकिन फिलहाल उसे इग्नोर कर गया। उसने कब उसे उठाया और कब लाकर गाड़ी में बिठाया, उसे होश नहीं था। बस इतना कि यारम ने उसका यकीन तोड़ा है। गाड़ी अस्पताल के सामने आकर रुकी। यारम यहाँ भी एहतियात से उसे उठाकर अंदर लाया। वो सारे रास्ते एक लफ्ज़ नहीं बोली थी। उसके हाथ वे बुरी तरह से काँप रहे थे। खिजर और यारम ने भी कोई बात करने की कोशिश न की। खिजर परेशान था, क्योंकि जब रूह के सामने आया था तो वो उससे बात कर रही थी। फिर अचानक ना जाने क्या हुआ कि रूह उससे भी मुंह फेर गई। डॉक्टर ने उसके पैर की पट्टी की। यारम को उसकी खामोशी बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए यारम ने डॉक्टर को उसका मुकम्मल चेकअप करवाने के लिए कहा। इसके बाद डॉक्टर ने उसे जहनी दबाव डिप्रेशन का शिकार बताया। डॉक्टर के मुताबिक वो फिलहाल कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखती थी। डॉक्टर ने उसे मशवरा देकर रूह को नींद का इंजेक्शन दे दिया था ताकि वो पुरसुकून हो जाए। वो जब उसे घर लेकर आया तो वो सो चुकी थी। वो उसे एहतियात से उठाकर अपने बेडरूम में लाया। विक्रम, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। वो रूह के बालों में उंगलियां चलाता विक्रम से मुखातिब था।
26 मिनट। आज रूह उससे दूर हुई थी। 26 मिनट में यारम उस तक पहुंच गया था, लेकिन 26 मिनट में उसने अपना बहुत कुछ गवा दिया था। रूह का यकीन, रूह की मोहब्बत, रूह पर अपना हक। उसकी हालत देखकर समझ चुका था कि वो किस हद तक जान चुकी है। वो उसकी नज़रों को जितना चाहे इग्नोर करे, लेकिन सच तो ये था कि एक बार उसकी आंखों में आने वाले बेएतबारी, अपने लिए बेएतबारी देखकर वो दोबारा उसकी तरफ देखने की हिम्मत ना कर पाया। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।